जय हिंद दोस्तों मैं रमनदीप आप सभी का प्रीलिम्स 2022 एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा जो डेली अभ्यास की एक सीरीज चला जा रही है उसके डे 5 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों इससे पहले अभी तक हम लोगों ने 4 डे की क्लासेस कर ली हैं जहां पर हम लोग डेली 10 क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि 8 नवंबर को ओपन टेस्ट होने वाला है यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों के लिए। यह ओपन टेस्ट हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों में निःशुल्क आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वहां से आप लोग सारे टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और हम लोग टू द पॉइंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप लोग क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में 1A 2B 3C करके कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, ताकि हम लोग पूरा जो ये वीडियो क्लास चल रही है ये दोनों वे में 2 वे इंटरेक्शन होगा हमारे साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट के आदर्श की घोषणा करता है। क्वेश्चन फिर समझिएगा दोस्तों, क्वेश्चन साफ साफ लिखा हुआ है कि संविधान का कौन सा पार्ट, कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य, ठीक है, वेलफेयर स्टेट के आदर्श की घोषणा करता है, ये यहां पर पूछा हुआ है। आप लोगों के सामने जो विकल्प है दोस्तों, पहला विकल्प दिया हुआ है डीपीएसपी, दूसरा है मूल अधिकार, फिर है उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना प्रियम्बल, और 7वीं अनुसूची अर्थात 7 शेड्यूल। इनमें से किस भाग में, संविधान के किस भाग में वेलफेयर स्टेट के आदर्श का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया है। तो पहली बात दोस्तों जो समझने वाली बात है, वो समझने वाली बात ये है कि वेलफेयर स्टेट होता क्या है, एक कल्याणकारी राज्य होता क्या है। तो अगर आप समझेंगे तो सिंपल शब्दों में अगर मैं समझाऊं आप लोगों को, कल्याणकारी राज्य किसको कह सकते हैं, तो जो समाज के सबसे वल्नरेबल ग्रुप, जो सबसे ज्यादा शुभिद्ध ग्रुप होगा, जैसे कि सबसे गरीब व्यक्ति, सबसे मतलब कमजोर महिला अगर कोई हुई, ठीक है, तो उन लोगों की सहायता के लिए सरकार अगर प्रयास कर रही है, राज्य स्टेट प्रयास कर रहा है, तो उसको हम लोग कल्याणकारी राज्य की श्रेणी में रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कॉन्सेप्ट कहां पर दिया गया है आप लोग देखेंगे दोस्तों, जो हमारा डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट है वहां पर बताया गया है कि निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड किया जाए, निःशुल्क कानूनी सहायता दिया जाए, बीमा, पंचायत, इन सबका जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, वो सारा वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आपके डीपीएसपी के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो ये बात आप लोग समझिएगा। और इससे पहले कि मैंने आप लोगों से क्लास में कहा था कि संविधान के जो पार्ट्स हैं, कि पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 3 में क्या है, वो आप लोग याद रखिएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में तुरंत बताना है कि डीपीएसपी संविधान के किस पार्ट के अंतर्गत दिया गया। पहला ऑप्शन है पार्ट ए, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, इन चारों में से किस पार्ट में डीपीएसपी का वर्णन है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारा क्या दिया हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि गांधीवाद, जो गांधीज्म होता है, जो मार्क्सवाद होता है, मार्क्सिज्म, इसके बीच में एक समान सहमति पाई जाती है, एक समान ऐसी कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जो दोनों गांधीवाद और मार्क्सवाद दोनों में सेम चीज मानी जाती है। प्रश्न यही पूछा हुआ है। और ये दोस्तों अगर आप लोग प्रश्न पूरा पढ़ेंगे और आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे होंगे तो ये यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है फिर से समझिएगा कि गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है। तो दो चीजें दोस्तों, पहली बात आप लोग गांधीवाद क्या होता है यह अच्छी तरीके से समझिए। क्यों, मैं आप लोग को पढ़े थे उधर गांधीवाद पढ़िए। अगर आप लोग GS4 पेपर 4 जो एथिक्स का पेपर होता है वहां पर आंसर राइटिंग में आप लोग करेंगे तो वहां पर गांधीवाद के कॉन्सेप्ट का बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, और गांधीवाद के कॉन्सेप्ट का प्रयोग आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस में एथिक्स में अपने आंसर को इनिच करने के लिए कर सकते हैं। तो गांधीवाद आप लोगों को पढ़ना बहुत आवश्यक है। ठीक, अच्छा, आंसर इनिचमेंट करने के लिए हमारा जो सृजन का बैच है वो आज से स्टार्ट हो चुका है, डे 2 आज हम लोग का है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर डेली 2 क्वेश्चन के माध्यम से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जा रही है। अच्छा, दूसरी बात, मार्क्सवाद क्या है, तो मार्क्सवाद कहता है कि जो आपका बंधुआ वर्ग है और जो पूंजीपति वर्ग है उन दोनों के मध्य जो टकराव है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मार्क्सवाद का कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। ठीक, क्वेश्चन है कि गांधीवाद और मार्क्सवाद के अंतर के बीच में क्या समान सहमति पाई जाती है। 4 विकल्प दिया आप लोगों के सामने। पहला विकल्प क्या है कि एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज, स्टेटलेस सोसाइटी, जहां पर एक ऐसा हम राज्य की स्थापना करें जहां पर स्टेट ना हो, सरकार ना हो। आप लोग बात समझ रहे हैं, जहां पर कोई सरकार ना हो, सब लोग मिलकर आपस में कार्य कर रहे हो, आपस में सब कुछ निर्माण कर रहे हो, तो एक ऐसा लक्ष्य है राज्यविहीन समाज का। ठीक, अच्छा, दूसरा है वर्ग संघर्ष, फिर निजी संपत्ति की समाप्ति और आर्थिक नियतिवाद। ठीक है, इन चारों में से कौन सा गांधीवाद
और मार्क्सवाद दोनों में समान रूप से पाया जाता है। तो अब अगर आप लोगों ने सही से पढ़ा होगा गांधीवाद और मार्क्सवाद को, और अगर नहीं पढ़ा है तो आज के आज इसको पढ़ के खत्म करिए, ठीक। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ए, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राजविहीन समाज। हमारे गांधी जी जो थे वह भी इसी बात को कहते थे कि हम अंतिम, जब हम ऐसा जब अपने सरकार की स्थापना कर लेंगे, हम ऐसे देश की स्थापना कर लेंगे जहां पर हमें राज्य की आवश्यकता न रहे, जहां पर हम एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर सब लोग काम कर रहे हो, वैसा जब लक्ष्य हम प्राप्त कर लेंगे तो वो हमारा अंतिम लक्ष्य होगा। गांधी जी भी यही बात कहते थे और मार्क्सवाद जो था वो भी यही कहता था कि पूंजीपति और बंधुआ वर्ग के मध्य जो अंतर वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाए, कोई स्टेट ना रहे, कोई शक्ति ना रहे। तो ये बात समझिएगा, दोनों का ये बात थी। अच्छा, वर्ग संघर्ष तो आप समझ सकते हैं गांधी जी अहिंसा मानने वाले थे, वो हिंसा को क्यों मान सकते हैं? तो वर्ग संघर्ष गांधी जी चाहते थे कि मिनिमम से मिनिमम रहे। फिर निजी संपत्ति की समाप्ति, तो गांधी जी कहते थे कि नहीं, निजी संपत्ति रख सकते, इसमें कोई बुराई नहीं है, आप लोग उसका अगर प्रयोग कर रहे हो तो वो ट्रस्टीशिप के कॉन्सेप्ट पे करिए। जैसे कि कोई अगर बहुत बड़ा बिजनेसमैन तो जब बिजनेस क्रिएट करे तो वो ट्रस्टीशिप के कॉन्सेप्ट पर करे। तो गांधी जी इस बात को मानते थे, लेकिन मार्क्सवाद वर्ग संघर्ष को भी मानता था और मार्क्सवाद यह भी कहता है कि निजी संपत्ति की समाप्ति हो जानी चाहिए। इसके साथ ही साथ आर्थिक नीतिवाद जो है ये लोग, इन लोग में अंतर पाया जाता है, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कि गांधी और मार्क्सवाद दोनों में एक अंतिम लक्ष्य के रूप में स्टेटलेस सोसाइटीज, राजविहीन समाज का कॉन्सेप्ट माना जाता है, ठीक। ये यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, फिर से देखिए। क्वेश्चन है कि भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? दरअसल जो हमारे इंजीनियरिंग के दोस्त होंगे वो इस क्वेश्चन को अच्छे समझ सकते हैं, वहां पर आईटी के सेक्टर में इसका बहुत ज़्यादा यूज भी होता है कि पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। दरअसल डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना, यही इसका सही आंसर है दोस्तों। ये एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पर डिजिटल सुरक्षा, जो आपकी डिजिटल सिक्योरिटी होता है, उसके संबंध में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक। और ये दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। तो आप लोगों को समझना है कि ऐसे जो टर्म्स है ना, इन टर्म को आप लोगों को अच्छे से समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जैसे कि अभी कुछ टर्म न्यूज़ में चल रहा है, आप लोग समझते होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझते होंगे, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है ये आप लोगों को समझना चाहिए। इसी प्रकार इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर तो मुझे लगता है 2019 में, यूपीएससी के 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये जो टर्म्स है ना, यूपीएससी हर साल एक ऐसे टर्म को उठाता है जो कि चर्चा में रहता है, साइंस एंड टेक का शब्द रहता है, और उसको क्वेश्चन में पूछ देता है कि वह यह चेक करना चाहता है, यूपीएससी जो आयोग है वो यह चेक करना चाहता है कि जो एस्पिरेंट है, जो अभ्यर्थी एग्जाम दे रहा है, वो अभी करेंट टाइम में जो टेक्नोलॉजी है उसको कितनी अच्छी प्रकार से समझता है या फिर समझने की कोशिश करता है, ठीक। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं दोस्तों, न्यूज़ में जो ऐसे की पॉइंट रहते हैं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हर की पॉइंट को सर्च करके गूगल करके याद करिए, नहीं, जो आपके सामने एक दो की पॉइंट आते जाए उनको देखते जाइए, उनको समझते जाइए कि अच्छा ये चीज़ ये होती है, ठीक है। चलिए, जैसे कि इंड टू इंड डिस्क्रिप्शन, क्या डिक्रिप्शन आता है, अभी एक वर्ड प्रयोग किया जा रहा है व्हाट्सअप को या फिर टेलीग्राम को जो हम लोग यूज़ करते हैं, वहाँ पर प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए इन सब वर्ड का प्रयोग, इन सब शब्दों का प्रयोग आजकल हो रहा है। तो उन सब शब्दों को आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में परामिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? परामिता, ये जो परामिता शब्द है दोस्तों, इसका सही अर्थ क्या है, ये इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। 4 विकल्प आप लोगों के सामने हैं, क्या क्या विकल्प है? पहला विकल्प देखते क्या दे रहा है, दे रहा है कि सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ। अच्छा, फिर कह रहा है कि वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पद प्रशस्त हुआ, और फिर कह रहे हैं आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारिक श्रेणियां। तो आप लोगों को यह बात समझनी है दोस्तों कि जो परामिता शब्द है, अगर आप लोग आर्ट एंड कल्चर में, और मैंने पहली क्लास में अपने बोला भी था कि बौद्ध धर्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप लोग अच्छे से समझिए, उससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, और ये जो प्रश्न है ये भी यूपीएससी प्रीवियस ईयर से मैंने लिया हुआ है, ठीक है। तो परामिता जो शब्द है दोस्तों, ये वो परिपूर्णताएं होती हैं जिनकी प्राप्ति से जो बोधिसत्व होता है उसका मार्ग प्रशस्त होता है। जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं, बौद्ध धर्म में अगर किसी को बहुत अच्छा कार्य करना है, नेक कार्य करना है, तो उसको जो परामिता के जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं, 8-10 कॉन्सेप्ट दिए गए हैं कि इनको आप अपने अंदर धारण करिए, इन मूल्यों को आप अपने अंदर धारण करिए, तब आप वो व्यक्ति बन पाएंगे, आप निर्वाण प्राप्त कर पाएंगे, आप महापरिनिर्वाण प्राप्त कर पाएंगे। तो परामिता वो सारे मूल्य हैं जिनको निर्वाण प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति के अंतर्गत धारण होना आवश्यक है, ठीक है। अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर मैंने आंसर में कुछ परामिताओं के बारे में दिया हुआ है, जैसे कि
10 पारमिताएं के बारे में दिया है यहाँ पर। कौन कौन सी? उदारता, नैतिकता, त्याग, बुद्धि, ऊर्जा, धैर्य, सत्यवादिता, दृढ़ संकल्प, कोमलता और संभाव। कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त करना, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है समझिएगा, कि अष्टांगिक मार्ग में ज्ञान और निर्वाण प्राप्त करने के लिए बौद्ध अनुयायियों को इनका अभ्यास करना पड़ता है। जो ये पारमिता के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, इनमें जो चीजें जो मूल्य दिए रहते हैं, उनका अभ्यास करना होता है अगर आपको निर्वाण प्राप्त करनी या फिर ज्ञान प्राप्त करना है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ दोस्तों? अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब आप लोग कहेंगे दोस्तों सर कि ये तो आपने इंग्लिश में क्वेश्चन दे दिया, तो आप लोग समझिए, ज़्यादा इंग्लिश टफ नहीं है। अगर हमारे इंग्लिश मीडियम के जो दोस्त हैं वो हिंदी समझ सकते हैं, तो आप लोग इंग्लिश समझना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब कि समय के अनुसार, कि सबसे पहले क्या आया, फिर क्या आया, फिर क्या आया, इस ऑर्डर में आप लोग इसको अरेंज करिए। पहला है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, फिर है कि वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जेनेवा, और कह रहा है रियो समिट। इन तीनों को अरेंज करके आप लोग कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए। देखिए ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का सबसे बेसिक क्वेश्चन है और बार बार ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि स्टॉकहोम जो कॉन्फ्रेंस दिया हुआ है वो क्या है, इसमें किस संबंध में बात की गई है, ये कब आया था, वैसे ही वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जिनेवा में जो हुआ था वो चीज़ क्या है, और रियो समिट जो हुआ था ये क्या है। इन तीनों का ऑर्डर कब कब हुए थे, कहाँ कहाँ पर हुए थे, और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ये किससे संबंधित है, किस विषय के संबंध में ये सारे कॉन्फ्रेंस किए गए थे, इसका आप लोगों को स्टडी करनी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन तीनों कॉन्फ्रेंस के बारे में आप लोग याद करिए, और आज की याद इसको गूगल करके सर्च करके याद करने का प्रयास करिए। देखिए ये हमारी पूरी सीरीज सिर्फ इस उद्देश्य से चलाई जा रही है कि हम लोग डेली 10 टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। उन 10 टॉपिक में अगर आपको 5 टॉपिक का आंसर सही पता है तब तो अच्छी बात है। अगर जो 5-6 टॉपिक आपको नहीं पता है, उन 5-6 टॉपिक को आप तुरंत गूगल करिए, सर्च करिए कि ये टॉपिक क्या है, इस पर कैसा क्वेश्चन आया हुआ है और इसके बारे में मुझे क्यों नहीं पता है। ठीक है, उनके बारे में पता करने का प्रयास करिए, तभी आप लोग इस पूरी सीरीज का लाभ उठा पाएंगे। अगर आप लोग इन टर्म को याद नहीं करेंगे, नहीं सर्च करके पढ़ेंगे खुद से, तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, वहां पर मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन से नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि नेपाल के साथ कौन से सीमा साझा करते हैं। ज्योग्राफी का, भूगोल का सबसे बेसिक मैप का क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है कि नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले कौन कौन से राज्य हैं। ये 4 राज्य आपके विकल्प में दिया हुआ है। कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों कि इन चारों में से कौन से राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। ठीक, अब देखिए दोस्तों, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए, तब मैं इसका आंसर बताता हूं। इसका सही आंसर है दोस्तों चारों, 1 2 3 4 दोनों चारों, मतलब उत्तर प्रदेश भी साझा करता है, बिहार भी करता है, पश्चिम बंगाल भी करता है और उत्तराखंड भी करता है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में तो कंफर्म होंगे, लेकिन बहुत से लोग पश्चिम बंगाल को लेकर कंफर्म नहीं होंगे। तो आप लोग क्या करिए, एक बार मैप देखिए और आप लोग देखेंगे ये जो नेपाल का पोर्शन यहाँ पर है, ठीक है, ये सिक्किम आपका यहाँ पर है थोड़ा सा, ये भूटान इधर पड़ जाता है और ये आपका वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर ये पूरा वेस्ट बंगाल आता है। ठीक है, तो ये जो सीमा है दोस्तों, मतलब मैप मैंने ऐसा बनाया है कि मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि मैंने मैप बना क्या दिया है, बट समझिएगा ये आपका सिक्किम है। ठीक है, अच्छा ये आपका भूटान है और ये आपका नेपाल है और ये आपका वेस्ट बंगाल है। ये बात आप समझिए, तो वेस्ट बंगाल की सीमा नेपाल से साझा होती है, ये बात समझने वाली है, ये बात याद करने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है दोस्तों कॉर्पोरेट के संदर्भ में। क्वेश्चन कहाँ गया, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, कह रहा कि कॉर्पोरेट अभ्यास किससे संबंधित है। 4 विकल्प है आप लोगों के सामने, भारत चाइना, भारत जर्मनी, भारत इंडोनेशिया और चाइना और रशिया। आप लोगों को ये बताना जो कॉर्पोरेट एक्सरसाइज है वो किन 2 राष्ट्रों के मध्य किए जाने वाला की एक्सरसाइज है। तो मुझे लगता है कि ये एक्सरसाइज अभी मार्च 21 में हुआ था अभी। ठीक है, मार्च 2021 में ये अभ्यास का आयोजन किया गया था कॉर्पोरेट का, और ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य में होता है। अगर आप लोगों ने ये मैप देखा होगा तो आप लोग समझ गए होंगे कि भारत और इंडोनेशिया के मध्य में होने वाला एक एक्सरसाइज है। ठीक है, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रायः सुर्खियों में रहने वाला प्रोजेक्ट 75I, प्रोजेक्ट 75I क्या है। दरअसल ये प्रोजेक्ट 75I जो है इसको हम ऐसे पढ़ते हैं प्रोजेक्ट 75 इंडिया। ठीक है, तो प्रोजेक्ट 75 इंडिया है क्या। 4 विकल्प आप लोगों के सामने दिया हुआ है, पढ़िए बार क्या क्या दिया हुआ है। पहला विकल्प है दोस्तों
कि यह भारतीय नौसेना के लिए निर्मित कोलकाता श्रेणी की स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। अच्छा, फिर कह रहा है कि स्वदेशी हथियारों और सेंसरों से युक्त शिवालिक श्रेणी के स्टील युद्धपोतों का डिजाइन व्युत्पन्न है। फिर कह रहा है स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर भारत को खुले में शौच मुक्त करने की एक परियोजना है। और चौथा दिया है कि यह 6 पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण के लिए एक योजना है, एक परियोजना है। इन चारों में से आप लोगों को यह बताना कि प्रोजेक्ट 75I क्या है। तो बहुत से हमारे जो साथी हैं वो क्या करते हैं, और बहुत से चैनल पर ऐसा पढ़ाया भी जाता है कि सबसे लंबा वाला जो विकल्प होगा उसको हमेशा सही मानना है। तो देखिए वो हमेशा काम नहीं करता है। कई बार सबसे छोटा वाला जो विकल्प होता है दोस्तों, डी वाला, वह भी सही हो जाता है। ठीक है, दिया यहाँ पर कि यह 6 पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण के लिए एक परियोजना है। तो प्रोजेक्ट 75I वही है। और ये बात आप लोग को याद कर लेनी है, क्योंकि प्रोजेक्ट 75AI जो है ये डिफेंस के सेक्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। इसका जो है आप लोग उल्लेख कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग की कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखें। प्रोजेक्ट 75 इंडिया क्या है, तो 6 पनडुब्बियों का स्वदेशी निर्माण के लिए एक परियोजना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन फिर देखिए क्या क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि बसव जयंती या बसवन्ना जयंती कहा जाता है इसको, बसवन्ना जयंती या बसव जयंती नामक पर्व निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के द्वारा मनाया जाता है। 4 विकल्प है आप लोगों के सामने। विकल्प क्या दिया हुआ है कि लिंगायत संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय या नाथपंथी संप्रदाय। इन चारों में से किसके द्वारा बसव जयंती का आयोजन किया जाता है, ये बात आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बतानी है। तो दोस्तों बसव जयंती देखिए मैं बता देता हूँ यहाँ पर क्या दिया है, मैंने यहाँ पर आंसर रखा होगा। हाँ, दरअसल शिव केंद्रित एक भक्ति आंदोलन हुआ था। ठीक है, साउथ में, भारत का जो साउथ एरिया है वहां पर लिंगायत एक संप्रदाय है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो पहला विकल्प था लिंगायत संप्रदाय का, वही सही आंसर है इसका। तो लिंगायत संप्रदाय का जो शुरुआत है वो एक हिंदू संप्रदाय है और इसमें शिव को एकमात्र देवता के रूप में पूजा जाता है। इसकी शुरुआत बसवन्ना के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो बसवन्ना जो थे उनके जन्मदिन को हम लोग बसव जयंती के रूप में मनाते हैं। और बसवन्ना जी के द्वारा कई योगदान दिए गए, जैसे कि उनके द्वारा वचन नाम का एक कविताओं का संकलन दिया गया। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, यह कई बार प्रीलिम्स से पूछता है कि प्राचीन भारत में वचन क्या था, और वहां पर आप लोगों को बताना हो कि वचन क्या था। ठीक है, तो बसवन्ना के द्वारा लिखी गई कविताओं का एक संग्रह था जो कि सामाजिक जागरूकता, सोशल डेवलपमेंट थे, मतलब सोशल जो जागरूकता होता है उससे संबंधित था, उससे संबंध में इसका शुरुआत किया गया था। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा बसवन्ना का। और मुझे लगता है एक बार बसवन्ना के किसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग मोदी जी ने भी किया था संसद में। मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर, एक सेकंड, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ, हाँ देखिए ये वाला। बसवा के द्वारा स्थापित अनुभव मंडप जो है ना, वो सामाजिक लोकतंत्र की नींव रखी थी। और लोकतंत्र के बारे में एक बार मोदी जी जब बोल रहे थे, प्रधानमंत्री हमारे, तब उन्होंने ये बात कहा था कि बसवा के द्वारा जो अनुभव मंडप है उसका भी उल्लेख उन्होंने किया था। तो ये भी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अनुभव मंडप क्या है, तो सामाजिक लोकतंत्र की नींव यहीं से रखी गई थी। किसके द्वारा रखा गया था, तो बसवन्ना के द्वारा या बसवा के द्वारा रखा गया था। ठीक है, चलिए आज का हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों, और प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, आप सब लोगों ने सुना होगा, पिछले 1-1.5 साल से बहुत न्यूज में रहा है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 विकल्प आप लोगों के, 3 विकल्प आप लोगों के सामने दिया हुआ है। क्या क्या? पहला कह रहा है कि सेंट्रल विस्टा एक विरासत क्षेत्र, एक हेरिटेज साइट है जिसे दिल्ली के द्वारा वर्ष 1962 के मास्टर प्लान में घोषित किया गया था। फिर अगला कह रहा है कि इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है पीएमओ उस एवं उनके आवास के साथ साथ एक नए त्रिकोणीय संसद भवन के निर्माण की परिकल्पना की गई है। तो ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं ना दोस्तों, यही संसद भवन बनाया जा रहा है, ये त्रिकोणीय संसद भवन बनाया जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इसके बारे में आप लोग सब कुछ याद रखिएगा कि कौन आर्किटेक्ट है जो बनवा रहा है इसको, ये किस डिजाइन पर निर्मित की जा रही है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, या फिर जो पुरानी संसद थी वो उसमें समस्याएं क्या रही। देखिए मेंस में भी आप प्रश्न पूछ सकता है। मेंस में अगर आप लोग सीजन के आंसर राइटिंग करेंगे तो वहां पर भी आप लोग सामने एक ऐसा प्रश्न आ सकता है कि पूछ दे कि इतनी बड़ा पैसा हमारी पुरानी संसद जो चल रही है उसकी जगह एक नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है, तो क्या ये पैसों की बर्बादी है, नहीं बर्बादी है, आवश्यकता है, नहीं आवश्यकता है, ऐसे संबंध में वहां पर एक प्रश्न आप लोगों के सामने आ सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ लीजिएगा, यहां पर मैं जो बता रहा हूं वो समझिए भी। फिर कह रहा है कि इसका जो निष्पादन है, जिसका कार्यभार है वो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, जो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग है उसके द्वारा इसका पूरा कार्यभार किया जा रहा है, ये यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। अब आप लोगों को बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो मैं आप लोगों को फिर बता दे रहा हूं, बहुत से लोग सेकंड और थर्ड तो सही मानेंगे, लेकिन फर्स्ट में हो सकता है वो कंफ्यूज हो जाए।
फर्स्ट में कह रहा है कि 1962 के मास्टर प्लान में शामिल किया गया था, लेकिन अभी तो सेंट्रल विस्टा का नाम आप लोग रिसेंट में सुन रहे हैं न्यूज़ में, लेकिन दरअसल कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों कि 1962 में डेवलपमेंट के नाम पर मास्टर प्लान के तहत इसको शामिल कर दिया गया था, लेकिन वो बना नहीं कभी। अब उस पर कार्य शुरुआत किया गया है, उसका पूरा नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है कि तीनों कथन यहाँ पर सही दिया हुआ है। और प्रश्न में क्या पूछा है फिर से समझिएगा। प्रश्न में पूछा कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों कि उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात तीनों ही कथन यहाँ पर सही दिए हुए हैं। तो ये हो गए आपके आज के 10 प्रश्न। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में एक होमवर्क क्वेश्चन दिया होता, मुझे लगता है क्वेश्चन कहीं गायब हो गया, तो उसका आंसर आप लोगों में से बहुत से लोगों ने सही दिया था। ठीक है, तो हम लोग आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। आप लोगों की पूरी सीरीज कैसी लग रही है इस बात को आप लोग बताते चलिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों इसकी पीडीएफ जो है जैसे ही डे 6 की क्लास आप लोगों की कंप्लीट होगी, मैं आप लोगों को इसकी पूरी पीडीएफ दे दूंगा। और उससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि 8 तारीख को, 8 नवंबर को, आज 6 तारीख हो चुकी है, 8 नवंबर को हम लोग एक ओपन टेस्ट करा रहे हैं। तो आप लोग ओपन टेस्ट में जरूर शामिल हुइए। वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट कराया जा रहा है। टेस्ट को दीजिए, अपना लेवल चेक करिए कि कहाँ समस्याएं हैं, कहाँ कमियां हैं, किन सेक्टर पर आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।